दोस्तों नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये 7वां वीडियो है। इस वीडियो में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उन भेदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण के 6 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। 7वां पार्ट हम पढ़ेंगे जिसमें संज्ञा का अध्ययन करेंगे। किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी विषय से संबंधित सिलेबस जोड़ा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियोज बहुत ही उपयोगी हैं। इसके साथ ही चैनल पर पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित की वीडियो भी प्लेलिस्ट के रूप में चैनल पर उपलब्ध हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। देखना भी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करना, उनको पढ़ना बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। 7वां पार्ट है संज्ञा। संज्ञा शब्द सम धन ज्ञा से बना है। सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा के मूल रूप से भेद होते हैं दो, दृश्य और दूसरा होता है अदृश्य। संज्ञा के मूल रूप से दो भेद होते हैं, दृश्य अदृश्य। दृश्य को वास्तविक भी कहते हैं, यथार्थ भी कहते हैं। जो दृश्य है वास्तविक है, यथार्थ है, वे व्यक्ति या वस्तु या स्थान हो सकते हैं, होते हैं। और व्यक्ति वस्तु स्थान से दो प्रकार की संज्ञा बनती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अदृश्य को अवास्तविक भी कहते हैं, जिसमें भाव को सम्मिलित किया जाता है और भाव से भाववाचक संज्ञा बनती है। इस प्रकार से संज्ञा के मूल रूप से दो भेद होते हैं, दृश्य अदृश्य। दृश्य वास्तविक यथार्थ में व्यक्ति वस्तु स्थान आते हैं, जिससे संज्ञा के दो भेद बन जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अदृश्य अवास्तविक से भाव और भाववाचक संज्ञा बन जाती है। संज्ञा की परिभाषा संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का बोध या सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, या शब्द के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का बोध होता है उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, अलवर, मथुरा, नदी, अमीरी, बचपन, जवानी, मिठास, कुर्सी आदि संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। साथियों, बहुत ही कम समय में हम हिंदी व्याकरण को पढ़ने वाले हैं। नोट्स बनाएं, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें, ताकि अच्छी तरह से बहुत ही कम समय में हम आसानी से हिंदी व्याकरण को पढ़ सकें और किसी भी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सके। नंबर 1 पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, कमल, रामायण, गीता, कुरान, गंगा नदी, यमुना नदी, भारत, जयपुर, हिमालय, HMT घड़ी, उषा पंखा। यानी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में सम्मिलित किए जाते हैं। विशेष हमेशा एक वचन में प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा का हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, होता है। ऐसे एक वचन में प्रयोग
जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण होते हैं वे सब एक वचन में होते हैं, और ऐसा एक वचन जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की समस्त या पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा में सम्मिलित किए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु और किसी भी स्थान की पूरी जाति का या समस्त जाति का जो शब्द बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा में सम्मिलित किया जाता है। जैसे व्यक्ति से संबंधित लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, मनुष्य, पुरुष, स्त्री, मोर, गाय सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। वस्तु जैसे पेन, पंखा, कुर्सी, किताब, फोन, बाल्टी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। स्थान शहर, विद्यालय, देश, जिला, गांव, तहसील व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नोट, हमेशा बहुवचन में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा का हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ऐसे एक वचन में प्रयोग किया जाता है जिसका बहुवचन बनाया जा सके, यानी ऐसे एक वचन का प्रयोग किया जाता है जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है। और जातिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण होते हैं सभी बहुवचन होते हैं। तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, दशा, अवस्था, स्थिति, गुण, दोष, आकार, स्वभाव इत्यादि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। भाव, दशा, अवस्था, स्थिति, गुण, दोष, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वे सभी भाववाचक संज्ञा में सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है दुख, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, दया, प्रेम, प्यार, घृणा, प्रार्थना, मिठास, खटास ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नोट, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। बहुवचन में प्रयोग होते ही जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण होते हैं उन सब का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, और यदि उस एक वचन का प्रयोग बहुवचन में किया जाए, एक वचन से यदि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण एक वचन में होते हैं उनका यदि बहुवचन बना दिया जाए तो वह भाववाचक संज्ञा नहीं रहकर के फिर जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे प्रार्थना से प्रार्थनाएं, जैसे कि प्रार्थना से प्रार्थनाएं, प्रार्थना भाववाचक संज्ञा है, बहुवचन बनाया प्रार्थनाएं, ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। अमीर, गरीब ये विशेषण के उदाहरण हैं। अमीरी, गरीबी ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अमीरों, गरीबों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा के मूल रूप से भेद होते हैं दो, दृश्य, अदृश्य। संज्ञा के भेद होते हैं तीन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। संज्ञा के कुल भेद होते हैं पांच, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। चौथा होता है समूह या समुदायवाचक, और पांचवा होता है द्रव्यवाचक। और जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक, और दूसरा होता है द्रव्यवाचक। तो यहां पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि संज्ञा के मूल रूप से भेद होते हैं दो। संज्ञा के मूल रूप से भेद होते हैं दो, दृश्य, अदृश्य। और संज्ञा के भेद होते हैं तीन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और संज्ञा के कुल भेद होते हैं पांच, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूह या समुदायवाचक, द्रव्यवाचक। तो संज्ञा के मूल रूप से भेद दो, संज्ञा के भेद तीन, और संज्ञा के कुल भेद पांच। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद अन्य और किए जाते हैं, समूहवाचक जिसे समुदायवाचक भी कहते हैं, और दूसरा द्रव्यवाचक।
जातिवाचक संज्ञा का पहला भेद पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं, जैसे घी, दूध, पानी, तेल, डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, गैस। जो शब्द द्रव्य पदार्थों का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा में सम्मिलित किया जाता है, जिसके ये उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद समुदायवाचक, जिसे समूहवाचक भी कहते हैं। वे शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, जैसे जन, टोली, कक्षा, सभा, सेना, गुच्छा, ढेर, आगार, टीम, दल। ये सभी समुदायवाचक या समूहवाचक के उदाहरण हैं। जो संज्ञा शब्द समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से हमने संज्ञा के 3 भेद पढ़े और कुल 5 भेद हमने पढ़े हैं। अब पढ़ेंगे संज्ञा की पहचान के नियम, कि हम संज्ञा को किस प्रकार से पहचाने, उसके कुछ नियम हैं। पहला नियम है व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। संज्ञा की पहचान का पहला नियम है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे गीता हमारे घर की लक्ष्मी है। अब यहां पर जो लक्ष्मी शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है, लेकिन यहां पर लक्ष्मी, इस वाक्य में गीता हमारे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होकर जातिवाचक संज्ञा शब्द है। गीता व्यक्तिवाचक है। कालिदास भारत का शेक्सपियर है। शेक्सपियर शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में सम्मिलित किया जाता है, लेकिन इस वाक्य में कालिदास व्यक्तिवाचक संज्ञा है और शेक्सपियर जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अपने साथ अन्य नाम का बोध करवा रहा है। भारत में अनेक जयचंद हैं। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जयचंद भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन भारत में अनेक जयचंद हैं। इस वाक्य में जयचंद शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होकर जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अंडरलाइन करके कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा है। संज्ञा की पहचान का दूसरा नियम, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यदि कोई जातिवाचक संज्ञा का शब्द है और किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में निश्चित हो जाता है, रूढ़ हो जाता है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ही जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी शब्द जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, लेकिन गांधी जी ने देश को अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाया। यहां पर अब गांधी शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति के लिए इस गांधी शब्द का अर्थ रूढ़ या निश्चित हो गया है। तो गांधी जातिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन वाक्य में गांधी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। मोदी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। मोदी जी ने देश को सम्मान दिलाया है, लेकिन वाक्य में मोदी शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। पटेल जी ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा। पटेल शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन वाक्य में पटेल शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, और
पटेल जी ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा। पटेल शब्द के नीचे अंडरलाइन करके पूछ लिया जाएगा कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इस प्रकार से वाक्य में यदि पटेल शब्द आता है तो वहां पर हम जातिवाचक संज्ञा नहीं करके और व्यक्तिवाचक उसका उत्तर करेंगे। नेहरू, नेहरू जी ने विदेशों में भारत को पहचान दिलाई। नेहरू शब्द जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, लेकिन इस वाक्य में नेहरू शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है। शास्त्री, शास्त्री जी एक महान व्यक्तित्व थे। शास्त्री शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन वाक्य में शास्त्री शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। संज्ञा की पहचान के दो नियम हमने जाने। तीसरा नियम पढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। बहुवचन में प्रयोग होते ही भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा ही एक वचन में होता है और भाववाचक संज्ञा के एक वचन को यदि बहुवचन में प्रयोग कर लिया जाता है तो वहां पर बहुवचन शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है और उस एक वचन का यदि प्रयोग बहुवचन में कर दिया जाए तो उस बहुवचन में भाववाचक संज्ञा नहीं होकर के वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे गांव में गंदगियों के ढेर लग गए हैं। गांव में गंदगियों के ढेर लग गए हैं। अब इस शब्द में जो गंदगी है वो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन गंदगियों बहुवचन बनते ही जातिवाचक संज्ञा शब्द बन गया। जैसे चोरी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन चोरी से एक वचन, चोरी एक वचन शब्द है, चोरी से बहुवचन बनाएंगे चोरियां, तो चोरियां शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं होकर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो गंदगी भाववाचक और गंदगियों जातिवाचक। इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जाए और अंडरलाइन करके पूछ लिया जाए कि कौन सी संज्ञा है, तो वहां पर हम गंदगियों में भाववाचक संज्ञा नहीं करके जातिवाचक संज्ञा उत्तर सही करेंगे। अगला उदाहरण है, आप सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। अब इस प्रार्थना शब्द होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है, लेकिन प्रार्थना से यदि बहुवचन बना दिया जाए प्रार्थनाएं, तो यहां पर भाववाचक संज्ञा नहीं होकर जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाता है। इसलिए भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग किया जाता है जैसे प्रार्थना, और उस एक वचन का यदि बहुवचन बना दिया जाए जैसे प्रार्थना से प्रार्थनाएं, तो प्रार्थनाएं फिर जातिवाचक संज्ञा का शब्द बन गया। अगला उदाहरण है, अब तो नजदीकियों की दूरियां बन गई। इस वाक्य में दूरी नजदीकी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, लेकिन दोनों के बहुवचन शब्द बना दिए गए नजदीकियां और दूरियां। नजदीकियां और दूरियां दोनों शब्द अब जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है। अगला उदाहरण है, आजकल राजधानी में चोरियां बहुत हो रही हैं। चोरी शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन चोरी शब्द से बहुवचन बना दिया गया चोरियां। अब चोरियां शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुख शब्द में भाववाचक संज्ञा होती है जो कि एक वचन है। दुख का बहुवचन बनाया दुखों। अब दुखों शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। विशेष शब्द के बाद में संज्ञा जुड़ जाए तो विशेषण होगा, नहीं तो संज्ञा शब्द होगा। यदि कोई भी शब्द है और उस शब्द के बाद में यदि कोई भी संज्ञा शब्द जुड़ जाता है तो जो पहले वाला शब्द है उसको हम विशेषण कहेंगे। जैसे चालाक लड़की। अब एक संज्ञा शब्द है लड़की,
एक शब्द है लड़की और लड़की के पहले एक शब्द है चालाक। अब यहां पर चालाक शब्द विशेषण है, क्योंकि हमने अभी विशेष जाना है कि कोई भी शब्द है और उस जैसे कि कोई भी शब्द है, जैसे हमने एक शब्द लिया चालाक और उस चालाक शब्द के बाद में यदि कोई संज्ञा शब्द जुड़ गया तो फिर चालाक विशेषण होगा। चालाक के बाद में लड़की शब्द जुड़ रहा है, चालाक लड़की, तो चालाक शब्द विशेषण है। चालाक लड़का, चालाक के बाद में लड़का शब्द जुड़ गया तो चालाक शब्द विशेषण है। विशेषण हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। चालाक और कमजोर दोनों शब्द विशेषण हैं, क्योंकि इनके बाद में किसी भी संज्ञा शब्द को हम जोड़ सकते हैं। चालाकी और कमजोरी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चालाकियां और कमजोरियां जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, क्योंकि चालाकी और कमजोरी एक वचन से बहुवचन बनाया गया, चालाकियां और कमजोरियां जो कि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो कमजोर चालाक विशेषण है, कमजोरी चालाकी भाववाचक संज्ञा है और कमजोरियां चालाकियां जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा पहचान का चौथा नियम, यदि किसी विशेषण को बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। कोई भी विशेषण शब्द होता है वो एक वचन में प्रयोग किया जाता है, लेकिन विशेषण एक वचन से यदि किसी विशेषण का बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां पर बहुवचन होते ही विशेषण शब्द न होकर उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाता है। तो संज्ञा के पहचान का चौथा नियम है कि कोई भी विशेषण शब्द यदि बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे कमजोरों को परेशान नहीं करना चाहिए। अब कमजोर शब्द है, ये विशेषण है। कमजोर शब्द एक वचन है, विशेषण का उदाहरण है, लेकिन कमजोर शब्द एक वचन को बहुवचन बना दिया गया कमजोरों। अब जैसे ही बहुवचन बनाया कमजोरों तो कमजोरों शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बन गया। कमजोर विशेषण का उदाहरण है, कमजोरी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है और बहुवचन बना दिया कमजोरियां, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अमीरों को मदद करनी चाहिए। अमीर शब्द विशेषण है एक वचन। अमीर शब्द विशेषण है एक वचन। ये अमीर से एक वचन से बहुवचन बना दिया गया अमीरों, तो अमीरों शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़ा एक वचन शब्द है जो कि विशेषण है। बड़ा एक वचन से बहुवचन बना दिया गया बड़ों, और बड़ों शब्द यहां पर अब जातिवाचक संज्ञा है। छोटों को अच्छी सलाह लेनी चाहिए। छोटा शब्द एक वचन में है, विशेषण है। छोटा एक वचन से बहुवचन बना दिया गया छोटों। अब छोटों शब्द यहां पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इस प्रकार से परीक्षा में भी एक पंक्ति देकर के शब्द के नीचे अंडरलाइन करके पूछ लिया जाता है ये शब्द क्या है, संज्ञा है तो कौन सी है, विशेषण है क्या है। नोट, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जा सकता, बल्कि वह विशेषण होता है। कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, उस व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में होती है और वह विशेषण होता है और उससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जा सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण का निर्माण होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण का निर्माण हो जाता है। तो ये हमने संज्ञा पहचान के कुछ नियम पढ़े, जाने। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन विशेषण का निर्माण किया जा सकता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण का निर्माण
किस प्रकार से होगा? जैसे विष्णु शब्द व्यक्तिवाचक शब्द है, इससे विशेषण बन गया वैष्णव। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा से भारतीय विशेषण बना। जापान व्यक्तिवाचक संज्ञा से जापानी विशेषण शब्द बन गया। शिव व्यक्तिवाचक से शैव विशेषण बना। राजस्थान से राजस्थानी विशेषण बन गया। अमेरिका व्यक्तिवाचक संज्ञा से अमेरिकी विशेषण शब्द बन गया। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये विशेषण शब्द कौन सी संज्ञा से निर्मित है, तो इसका भी हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। साथियों, आपका कोई भी साथी जो कि किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसके सिलेबस में हिंदी पाठ्यक्रम जोड़ा गया है, तो वीडियो को उस आपके साथी तक अवश्य पहुंचाएं कि निःशुल्क जो कक्षाएं हमें उपलब्ध हो रही हैं प्रकाश सर हिंदी चैनल पर, उनका सभी फायदा उठा सकें, सभी को उनका लाभ मिल सके। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस से हो सकता है? इसका पहला नियम है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है, होता है। जैसे बंधु शब्द जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, इसे भाववाचक संज्ञा बन गया बंधुत्व या बांधव। ठाकुर जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा बन गई ठकुराई। युवक से यौवन, पिता से पितृत्व, शिष्य जातिवाचक संज्ञा से शिष्यत्व भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। ईश्वर से ऐश्वर्य, हिंदू से हिंदुत्व का। गुरु जातिवाचक शब्द है, जिससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ गुरुता या गुरुत्व या गौरव। दास जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, जिससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ दासता। बच्चा से बचपन, बच्चा जातिवाचक संज्ञा शब्द है और इससे बचपन शब्द बना, जो कि भाववाचक संज्ञा का शब्द है। शिशु से शैशव या शिशुता। लड़का से लड़कपन। कुमार से कौमारी। बाल से बालपन या बाल्य। शहर से शहरीय। खेत से खेती। ग्राम से ग्रामीण। ग्राम शब्द जातिवाचक संज्ञा का है और इससे निर्माण हुआ ग्रामीण शब्द, जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सर्वनाम शब्द से सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्व से सर्वस्व, सर्व शब्द सर्वनाम है, सर्वस्व भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निज से निजता या निजताव। अपना से अपनापन या अपनताव। आत्मा से आत्मीयता और मम से ममताव या ममता। मम शब्द सर्वनाम शब्द है, जिसे भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया ममताव या ममता। तो ममता और ममता दोनों भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है, जैसे छोटा से छुटपन। छोटा शब्द विशेषण शब्द है, उससे शब्द बन गया छुटपन, जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। कुटिल से कुटिलता। एक से एकता। उचित से औचित्य। कुशल से कुशलता या कौशल। होशियार से होशियारी। होशियार शब्द विशेषण शब्द है, जिससे एक नया शब्द बना होशियारी, जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। धीर से धीरता या धैर्य। अनुकूल से अनुकूलता। दुर्गम से दुर्गमता। एकाकी से एकाकीपन। गरीब शब्द विशेषण शब्द है, गरीबी भाववाचक संज्ञा का शब्द है। तो गरीब से गरीबी शब्द बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गई। कुलीन से कुलीनता। बूढ़ा से बुढ़ापा। तीव्र से तीव्रता। मोटा से मोटापा। चालाक से चालाकी। अमीर से अमीरी। मूर्ख से मूर्खता। जवान से जवानी। जवान शब्द विशेषण शब्द है, जिससे शब्द बना जवानी,
जवानी भाववाचक संज्ञा शब्द है। इस प्रकार से भी दे दिया जाता है कि जवानी शब्द किससे निर्मित है, तो वहां पर हमारा सही आंसर होगा विशेषण से। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। खोजना से खोज, खोजना शब्द क्रिया शब्द है और खोजना शब्द से एक शब्द बना खोज, जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो खोजना क्रिया है, खोज भाववाचक संज्ञा है। कटना से कटाव, मिलना से मेल, गिनना से गिनती, कसना से कसावट, खींचना से खिंचाव, काटना से कटाई, लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, कमाना से कमाई, चुनना से चुनाव, चढ़ना से चढ़ाई। चढ़ना क्रिया शब्द है, चढ़ाई इससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। चुनना क्रिया शब्द है, क्रिया से ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। चुनाव, तो चुनना क्रिया शब्द है और चुनाव भाववाचक संज्ञा का शब्द है। दोस्तों, हमने आधे घंटे में ही संपूर्ण संज्ञा, उसकी परिभाषा, उसके भेद, उनका विस्तार से अध्ययन किया है बहुत ही कम समय में। इस प्रकार से हम हिंदी भाषा के हर पॉइंटों को पढ़ेंगे, बहुत ही कम समय में हम इनका दौरान कर सकते हैं। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देख सकते हैं, ताकि हम आसानी से बहुत ही कम समय में अच्छी तरह से हिंदी के हर पॉइंट को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थ्योरी के इन वीडियो को देखने के बाद में प्लेलिस्ट पर, चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित भी उपलब्ध हैं, उनको भी हम देखें तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी तैयारी हो सकती है। दोस्तों, चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। किसी प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, उसका सॉल्यूशन होगा। थैंक यू।